मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी विनती है कि पूरा वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य अवगत कराएंगे। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आइए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं मांग की लोच। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो यहाँ पर आप दो शब्द देख रहे हैं, एक मांग है और एक लोच है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र में लोच शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये लोच क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। तो लोच में हम यहाँ पर दो चर ले लें, एक y ले लें और एक x ले लें, जहां पर y अपने मान के लिए x पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि अगर हम x में परिवर्तन कर रहे हैं तो y में भी परिवर्तन होगा, चेंजिंग आएगा। तो अब यहां पर प्रश्न है कि अगर हम x में एक निश्चित अनुपात से परिवर्तन करें, उससे मान लीजिए कि हम 5% का परिवर्तन ले रहे हैं, तो y में कितना परिवर्तन होगा, हाउ मच। तो यहां पर क्या संभावना है, हो सकता है कि 5% से परिवर्तन हो सकता है 5% से अधिक परिवर्तन हो, या ये भी हो सकता है कि 5% से कम का परिवर्तन हो, या ये हो सकता है कि परिवर्तन ही ना हो, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए। तो हम ये कहें कि स्वतंत्र चर में एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन की माप को हम लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जब हम मांग की लोच की बात करेंगे तो अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि मांग संकल्पना में कौन आश्रित चर है और कौन स्वतंत्र चर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा जो है वह उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है और संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। संबंधित वस्तु कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो मार्कर में इंक लगते हैं, तो यहां दो वस्तु है, एक मार्कर और एक इंक। अगर इंक है तभी मार्कर की उपयोगिता है, इंक नहीं है तो मार्कर की उपयोगिता नहीं है। तो हम कहते हैं कि मार्कर और इंक एक दूसरे के पूरक वस्तु हैं। उसी प्रकार अगर आप लिबर्टी के जूते की बात करें या फिर गोल्ड स्टार के जूते की बात करें तो दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है। तब यहां पर प्रश्न है कि अगर हम कीमत में परिवर्तन करेंगे तब पर भी मांग में परिवर्तन होगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करेंगे तब पर भी मांग में परिवर्तन होगा, और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे तब भी उपभोक्ता वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। तो जब हम मांग की लोच की बात करते हैं तो मांग की लोच की अवधारणा तीन प्रकार से होती है। एक मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा मांग की आय लोच, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा है मांग की आड़ी लोच। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग यहां पर आज के इस कक्षा में हम लोग केवल मांग की कीमत लोच के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं मांग की कीमत लोच क्या है। तो जब हम मांग की कीमत लोच की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो चर होते हैं, एक मांग और दूसरा चर होता है वो है पी कीमत। तो जब हम मांग की कीमत लोच को परिभाषित करेंगे
तो इसका मतलब होगा कि किसी भी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन करने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप। मतलब किसी भी वस्तु की मांग जो है वो वस्तु की कीमत के प्रति कितना रिएक्ट करता है, उसकी प्रतिक्रियाशीलता क्या है। कहने का मतलब है कीमत में हम परिवर्तन करेंगे तो मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, या फिर कम परिवर्तन होगा, या फिर नहीं परिवर्तन होगा, या फिर बहुत ही अल्प परिवर्तन होगा, या फिर बराबर परिवर्तन होगा। ये भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि अगर इस वस्तु की कीमत में 5% की कमी करें तो उस वस्तु की मांग मात्रा जो है वो 5% से बढ़ेगी कि 5% से कम से बढ़ेगी, या फिर 5% से अधिक से बढ़ेगी, या परिवर्तन हो जाए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, आशा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी परिस्थिति हो सकती है। यहाँ पर मार्शल ने कहा है कि किसी भी वस्तु की मांग की लोच बाजार में कम या अधिक होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगी कि किसी भी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन करने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष रूप से परिवर्तन कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है। सैमुअल्सन ने भी कहा है कि कीमत के सापेक्ष किसी भी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता की कोटि की माप है। प्रतिक्रियात्मकता की कोटि की माप है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपात से परिवर्तन करें तो उस वस्तु की मांग मात्रा में किस अनुपात से परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, कम परिवर्तन होगा या फिर अधिक अनुपात से परिवर्तन होगा, या फिर बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच को हम एक सूत्र से परिभाषित करते हैं। इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग मांग की लोच कहते हैं। और मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब किसी भी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन अगर हमें पता है, या फिर कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पता है, तो दोनों के बीच का जो अनुपात होगा उसे हम मांग की कीमत लोच कहेंगे। तो जब हम अनुपात की बात करते हैं, इसलिए कीमत लोच की जो इकाई होती है वो इकाई नहीं होती है। हम इस सूत्र से ही हम इसकी कैटेगरी को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप समझिए, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को अगर हम 1 से डिनोट करें, जहां x क्या है, अंश है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को अगर हम y से डिनोट करें तो हम मांग की लोच को क्या दिखा दिए, x बटा y। तो यहां पर जो संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, सो देखिए। पहली संभावना है कि कीमत में परिवर्तन हो बट मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का मतलब हुआ, पहली स्थिति है कि x जो है वो 0 हो, पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि y 0 हो, मतलब मांग मात्रा में तो परिवर्तन हो बट कीमत में परिवर्तन नहीं हो, ये भी हो सकता है। या फिर कीमत में बहुत ही अल्प परिवर्तन हो, नगण्य परिवर्तन हो, शून्य परिवर्तन होने से मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। तो ये तीसरी सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन है। इसका जो तीसरा सिचुएशन है वही हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर हो, मतलब x बराबर y। x बराबर y कहने का मतलब है कि जिस अनुपात से हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक उसी अनुपात से मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर हम कीमत में 5% की कमी करेंगे तो मांग मात्रा में भी 5% की ही वृद्धि होगी। कीमत में अगर हम 10% की कमी करेंगे तो मांग मात्रा में भी 10% की ही वृद्धि होनी चाहिए। तो तीसरा सिचुएशन है। और चौथा सिचुएशन है, हम यहां देख रहे हैं, चौथा सिचुएशन है कि x जो है वो बड़ा हो जाए y से। x क्या हो जाए, बड़ा हो जाए y से। कहने का मतलब यह है कि कीमत में अगर हम 5% की परिवर्तन कर रहे हैं तो मांग मात्रा में 6% की परिवर्तन हो जाए, 8% से परिवर्तन हो जाए, तभी हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन y। और पांचवा सिचुएशन है कि x इज लेस देन y,
मतलब y की तुलना में मांग मात्रा में कम अनुपात से परिवर्तन हो। कीमत में अगर हम 5% की कमी कर रहे हैं तो उस वस्तु की मांग मात्रा में 4% की वृद्धि हो, 3% की वृद्धि हो, 2% की वृद्धि हो, मतलब 5% से कम की वृद्धि हो। तो पांचवा सिचुएशन है हमारे पास x इज लेस दैन y। अगर आप मैट्रिक क्लास के गणित को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब हम x 0 है और y का कुछ वैल्यू है तो 0 को जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। तीसरे सिचुएशन में क्या होगा, 1 होगा। चौथे सिचुएशन में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और पांचवें सिचुएशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मांग की कीमत लोच के 5 कैटेगरीज हैं और पांचों कैटेगरीज का नाम है। तो पहला कैटेगरी जो आया जहां 0 है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार कहने का मतलब है देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्राइस। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत के प्रति उस वस्तु की मांग मात्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा, परिवर्तन होता जाए। दूसरे को हम लोग कहते हैं, दूसरा सिचुएशन जो है यहां पर हम लोग कहते हैं पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार। और इसमें है, इसको हम लोग कहते हैं इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच। और इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक लोचदार। सापेक्षिक लोचदार। और इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक बेलोचदार। तो पूर्णतया बेलोचदार किस वस्तु की मांग होगी, तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो जिसकी कीमत कुछ भी हो जाए फिर भी हम उसको खरीदते ही हैं, मजबूरी है मेरे पास खरीदना। मान लिया जाए जिसको हम लोग कहते हैं जीवन रक्षक दवाएं, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, और जिसको अगर हम ना यूज करें तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उस दवा की कीमत को ध्यान में नहीं रखता है, बट दवा की डोज को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी जो मांग हो वो पूर्णतया बेलोचदार होती है। जैसे हम बात करें 2020 में कोविड का सिचुएशन था पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में था, बट भारतवर्ष में आप ध्यान देंगे कि लोग गर्म काढ़ा इस्तेमाल करना प्रारंभ कर चुके थे। सारे लोग पी रहे थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ पर एक जीवन और मृत्यु के बीच का भय बना हुआ था, पता नहीं कोरोना हो जाएगा फिर क्या होगा, नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में काढ़े की जो मांग है वो कंप्लीट पूर्णतया बेलोचदार थी, क्योंकि काढ़े की कीमत कुछ भी हो जाए, हालांकि तो फिर भी हम उसको खरीद रहे थे और काढ़ा बनाकर उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्णतया लोचदार, ये आपको डेली लाइफ में या फिर आपके दैनिक जीवन में इसका कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा। इकाई के बराबर लोच का उदाहरण है, जिसको हम लोग कहते हैं आरामदायक वस्तु। जो वस्तु हमारे जीवन को आराम पहुंचाए, और जो विलासिता वस्तु है जैसे टीवी है, फ्रिज है, कार है, उसके लिए वस्तु की मांग लोचदार होती है। और जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए नेसेसिटी है, जैसे भोजन है हमारे लिए जरूरी है, तो नेसेसिटीज़ की स्थिति में वस्तु की मांग बेलोचदार मांग होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की कौन कौन से तरीके हैं। एक को हम लोग कहते हैं गणितीय विधि, दूसरे को कहते हैं व्यय विधि, तीसरे को कहते हैं ज्यामितीय विधि, और चौथे को हम लोग कहते हैं चाप विधि। ध्यान दीजिएगा, चाहे गणितीय विधि हो, व्यय विधि हो या फिर ज्यामितीय विधि हो, इन तीनों विधियों को हम लोग
बिंदु विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु विधि। बिंदु विधि इसलिए कहते हैं कि ये तीनों स्थिति में किसी एक खास पॉइंट पर हम लोग मांग की कीमत लोच का मेजरमेंट करते हैं। चाप विधि थोड़ा सा अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच को मापने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक है पॉइंट मेथड और एक है आर्क मेथड, चाप विधि, और दूसरे को हम लोग बिंदु विधि कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गणितीय विधि क्या है, फिर देखेंगे व्यय विधि क्या है, फिर देखेंगे ज्यामितीय विधि क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे चाप विधि क्या है। गणितीय विधि में मांग की कीमत लोच मापने का जो सूत्र है वह है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब दो चीजें हम लोग इनिशियली ये ले लें कि हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा, कीमत को हम लोग मान लेते हैं P, मांग मात्रा को मान लेते हैं Q। तो हम जानते हैं कि कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब है कीमत में कमी होगी तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में कमी होगी। मान लेते हैं अब कीमत में कमी हुई, P कीमत थी, अब कीमत में कमी हो गई P1, और मांग मात्रा में वृद्धि हो गई Q से Q1। तो कीमत में कमी हम कैसे निकालेंगे? कीमत में कमी बराबर क्या होगा? P1 माइनस कमी है P माइनस P1, इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा P है, और मांग मात्रा में वृद्धि। तो मांग मात्रा में वृद्धि हम लोग कैसे दिखाएंगे? Q1 माइनस Q बराबर डेल्टा Q। तो कीमत में प्रतिशत कमी क्या होगी? अगर हम कमी की बात कर रहे हैं इसलिए अब यहाँ पर हम लोग ना कमी ना वृद्धि लिखें, सिर्फ अगर हम परिवर्तन लिखें तो परिवर्तन जब हम करेंगे तो डेल्टा P का साइन माइनस होगा और डेल्टा Q का साइन प्लस होगा, चूंकि वृद्धि हम कर रहे हैं। कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस। तो अगर हम यहाँ बात करें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने का मतलब है कि पहले कीमत P थी तो कीमत में परिवर्तन हुआ डेल्टा P। अगर कीमत 100 होती तो कीमत में क्या परिवर्तन होता, जिसको हम लोग निकालते हैं डेल्टा P बटे P गुने 100। इसी प्रकार मांग मात्रा में परिवर्तन अगर निकालेंगे तो क्या होगा? डेल्टा Q बटे Q गुने 100। अब दोनों में सूत्र में बैठा है, सूत्र में इसको पुट कीजिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, डेल्टा Q बटे Q 100 बटे डेल्टा P बटे P, 100 से 100 कैंसिल हुआ, P को ऊपर ले जाइए तो ये आपका आएगा माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ये सूत्र निकल गया आपका मांग की कीमत लोच। तो हम इस सूत्र से भी मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से कि मान लेते हैं वस्तु की कीमत है 5 और उसकी मांग मात्रा है 50। कीमत में कमी होकर हो गई 4 और Q में वृद्धि हो गई मान लेते हैं 60। ये है, यहां से हम लोग मांग की कीमत लोच ज्ञात कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए तो डेल्टा P क्या होगा? डेल्टा P होगा, पहले 5 था उसके बाद हो गया 4, तो इसका मतलब हो गया 4 माइनस 5 बराबर -1। फिर डेल्टा Q क्या होगा? 60 माइनस 50 बराबर 10। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसलिए मांग की लोच माइनस डेल्टा Q मतलब 10 बटे -1 और P बटे Q
तो P है यहाँ पर 5 और Q है 50। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 × 25 50 बटे 50 बराबर 1। कहने का मतलब है कि P में जितना अनुपातिक परिवर्तन हम कर रहे हैं Q में भी उतना ही अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर 1 हुआ। और यह जो वस्तु है वह यूनिटरी इलास्टिक है, उसकी मांग की लोच 1 के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी विधि। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गणितीय विधि का। गणितीय विधि का दूसरा उदाहरण जो है, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की डिमांड कर्व मांग वक्र है, वह है 10 - P। ये मांग वक्र है और वस्तु की कीमत P दिया हुआ है, वस्तु की कीमत दी हुई है P बराबर है, मान लेते हैं 2 रुपए प्रति यूनिट। तो कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत P 2 रुपए प्रति यूनिट पर मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सो यहां पर आप देखिए। मान लेते हैं दिया हुआ क्या है, गिवन। व्हाट इज गिवन Q बराबर दिया हुआ है 10 - P। तो P जो 2 रुपये प्रति यूनिट है, इस कीमत पर हम मांग मात्रा को निकालते हैं। तो पुट P बराबर 2, तो यू हैव Q इक्वल टू 10 - 2 इक्वल टू 8। ये आपको आवश्यकता होगी मांग की लोच ज्ञात करने में। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हमें आवश्यकता है डेल्टा Q और डेल्टा P। तो डेल्टा Q और डेल्टा P कैसे आएगा, सो आप देखिए। तो मान लेते हैं कि Q में डेल्टा Q से परिवर्तन हुआ। इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान ले। तो Q में डेल्टा Q से परिवर्तन हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q प्लस डेल्टा Q बराबर 10 - P प्लस डेल्टा P। क्योंकि P में हम डेल्टा P से परिवर्तन कर रहे हैं और Q में संगत डेल्टा Q से परिवर्तन हो गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो ये होगा Q माइनस डेल्टा Q बराबर 10 - P माइनस डेल्टा P। और पहला इक्वेशन है हमारा क्या है, Q बराबर है 10 - P। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग घटा दें। घटाने के बाद तो नीचे का साइन घट जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन प्लस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा डेल्टा Q बराबर माइनस डेल्टा P, और डेल्टा P को इधर आप ले आएंगे तो ये होगा डेल्टा Q बटे डेल्टा P बराबर -1। अब आपके पास सूत्र है। सूत्र क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है डेल्टा Q बटे डेल्टा P माइनस साइन के साथ इंटू P/Q। तो डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q है हमारा डेल्टा Q बाई डेल्टा P आ गया -1, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए -1। और P का वैल्यू है 2, तो पर लिख दीजिए 2, और Q का वैल्यू है 8, तो आप लिख दीजिए 8। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 1/4 हो गया, और ये होगा 0.25। आप देख रहे हैं कि 0.25 आया, इसका मतलब 1 से कम है, इसका मतलब वस्तु जो है वो सापेक्षिक रूप से बेलोचदार है। आज इतना ही। कल फिर हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मांग की कीमत लोच को हम व्यय विधि से किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, और अन्य विधियों के बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर।